जरा सोचिए एक ऐसे परिवार के बारे में जो एक गलियों से निकलकर पूरी दुनिया के साम्राज्यों को कर्ज देने लगा और पर्दे के पीछे से आज की फाइनेंशियल दुनिया की पूरी शक्ल ही बदल दी। $20 ट्रिलियन। जी हाँ, ये है रॉथस्चाइल्ड परिवार की अंदाजन दौलत। सदियों में बनाई गई इतनी बड़ी सल्तनत, लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की किसी भी लिस्ट में इनका नाम दूर दूर तक नहीं दिखता। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए सीधे चलते हैं 18वीं सदी के फ्रैंकफर्ट, जहां एक नौजवान के सामने ऐसी मुश्किलें थीं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन लगता था। मेयर एम्शल की कहानी एक यहूदी बस्ती में अनाथ होने से शुरू होती है। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। उन्हें हनोवर के एक बैंकिंग हाउस में काम सीखने भेज दिया गया और आप समझिए यही वो एक मौका था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो देखिए, मेयर ने अपनी दुर्लभ सिक्कों की खास जानकारी का इस्तेमाल किया और पहुंच गए सीधे इलाके के सबसे ताकतवर आदमी प्रिंस विलियम तक। उन्होंने पहले प्रिंस का भरोसा जीता और फिर जल्द ही उनके पूरे फाइनेंस को संभालने लगे। बस यही उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी जिसने उनके लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए। तो अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर, वो स्ट्रैटेजी जिसने इस परिवार को एक शहर से उठाकर पूरे यूरोप में फैला दिया। ये एक जबरदस्त मास्टर प्लान था। मेयर ने क्या किया, उन्होंने अपने पांचों बेटों को यूरोप के 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में भेज दिया: लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। इससे हुआ ये कि उनका अपना एक प्राइवेट इंटेलिजेंस और बैंकिंग नेटवर्क बन गया जो सरकारों से भी तेज काम करता था। मेयर ने ये पक्का करने के लिए कि पैसा और पावर पीढ़ियों तक परिवार में ही रहें, कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए। मतलब बिजनेस के फैसले बाहर नहीं जाएंगे, झगड़े घर में ही सुलझाए जाएंगे और दौलत को परिवार में रखने के लिए शादियां भी अक्सर करीबी रिश्तेदारों में ही होती थीं। और फिर आया नेपोलियन का दौर। यूरोप में जंग का माहौल था, हर तरफ उथल-पुथल थी और यही उथल-पुथल इस परिवार के नए नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा मौका बनकर आए। देखिए, जंग के लिए पैसा देना ये एक बहुत ही ऊंचे दांव वाला खेल था। ज्यादातर बैंक इससे दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि अगर देश जंग हार गया तो आपका सारा पैसा डूब गया। लेकिन रॉथस्चाइल्ड ने इसी रिस्क में बहुत बड़ा मुनाफा देखा। आप इनकी हैसियत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ 1815 में इन्होंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटेन को 9.8 मिलियन पाउंड का कर्ज दिया था। आज के हिसाब से ये रकम अरबों में होगी। और अब कहानी के उस सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं, वो दाव जिसने इस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए यूरोप का किंग बना दिया। सवाल तो यही है, आखिर वॉटरलू की एक लड़ाई ने कैसे एक परिवार को पूरे यूरोपियन फाइनेंस का बादशाह बना दिया। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सुनिए, नेथन को अपने प्राइवेट नेटवर्क से ब्रिटेन की जीत की खबर बाकियों से 24 घंटे पहले मिल गई। लेकिन उसने किया क्या? वो भागा भागा लंदन स्टॉक एक्सचेंज गया और ब्रिटिश सरकार के बॉन्ड्स बेचने लगा। अब आप सोचिए, जब नेथन जैसा बड़ा फाइनेंसर बॉन्ड्स बेच रहा है तो मार्केट में क्या मैसेज जाएगा? यही ना कि ब्रिटेन जंग हार रहा है। बस दहशत फैल गई और बॉन्ड्स की कीमतें जमीन पर आ गिरी। और जैसे ही ऐसा हुआ, नेथन के एजेंट्स ने चुपके से वो सारे सस्ते बॉन्ड्स खरीद लिए। अगले दिन जब जीत की ऑफिशियल खबर आई तो बॉन्ड के दाम आसमान पर थे और रॉथस्चाइल्ड की दौलत रातों रात कई गुना बढ़ गई। और इस एक चाल का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 17 साल के अंदर नेथन ने अपने पिता से मिले 20,000 पाउंड को 50 मिलियन पाउंड बना दिया था। मतलब पूरे 2,500 गुना की बढ़ोतरी। कमाल है ना? तो जंग तो खत्म हो गई। अब रॉथस्चाइल्ड ने अपना फोकस बदला। उन्होंने अपनी बेहिसाब दौलत को 19वीं सदी की नई औद्योगिक दुनिया बनाने में लगा दिया। उन्होंने हर उस चीज में इन्वेस्ट किया जो आज की दुनिया बना रही थी, चाहे वो यूरोप में रेलवे लाइन बिछाना हो, सुएज कनाल बनाना हो, माइनिंग हो या फिर तेल के कुएं खोदना हो। मतलब उनका पैसा अब सिर्फ डैनको में नहीं था, वो तो पूरी मॉडर्न इकोनॉमी की नींव रख रहे थे। उनकी ताकत का एक छोटा सा किस्सा सुनिए। ब्रिटिश सरकार को सुएज कैनाल के शेयर खरीदने थे और पैसे की तुरंत जरूरत थी। पार्लियामेंट का इंतजार करने का टाइम नहीं था। रॉथस्चाइल्ड को बस एक फोन किया गया और पैसा बिना किसी कागज पत्तर के फौरन हाजिर था। सोचिए, सरकारों से भी तेज। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, आज की तारीख में जब कोई देश दिवालिया होने लगता है तो वो IMF या वर्ल्ड बैंक के पास जाता है ना। 19वीं सदी में वो देश रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास जाता था। वो ही दुनिया के बैंकर थे। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि आज इस परिवार का क्या स्टेटस है।
वो इतने सीक्रेट क्यों हैं और उनकी ताकत का असली राज क्या है? ये सवाल अक्सर उठता है कि अगर ये इतने अमीर हैं तो फोर्ब्स की लिस्ट वगैरह में इनका नाम क्यों नहीं आता? वजह काफ़ी सीधी है। उनकी दौलत इतनी ज़्यादा है और इतने सारे वारिसों में बटी हुई है, 100 से भी ज़्यादा, कि किसी एक इंसान के नाम पर इतनी दौलत नहीं है कि वो लिस्ट में आ सके। आज ये ताकत और पैसा कुछ लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े फैले हुए खानदान के पास है, जिसमें जैकब रॉथशाइल्ड के वारिसों जैसे कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो वहीं 100 से ज़्यादा दूसरे सदस्य भी हैं जो इस विरासत का हिस्सा हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे रुकते हैं। क्या रॉथस्चाइल्ड वो परिवार है जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाने में मदद की, या फिर वो परिवार है जो पर्दे के पीछे से इसे हमेशा से कंट्रोल करता आया है? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी कायम है।